सुपर सेहरा पार्ट 7 के मजे उठाओ। उसके वहां से जाते ही वे लोग चैन की सांस लेते हैं और जोई को लग रहा था कि ये बंदा शायद उनका पीछा करने के लिए रुका था। अब यहाँ से हमें नेक्स्ट सीन अगले दिन का दिखाया जाता है, जहाँ पे न्यूज में हमें बताया जाता है कि स्कॉटलैंड की ISSTF उस जगह पर जाके चेक करती है कि वहाँ पर और कोई इनह्यूमन तो नहीं। हालांकि उस इंसिडेंट को जेन सोनाटा और सेंट पल ने संभाल लिया था। हालांकि वहाँ के लोगों को एक और सुपर ह्यूमन दिखा जिसकी खबर सिर्फ यही थी कि वो मर चुका है, और वो सुपर ह्यूमन था गैलन विथ्रो। और विथ्रो के जिंदा होने की खबर सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं, और जब हिकुना इस न्यूज को सुनता है तो उसको कुछ गड़बड़ लगती है। या ऐसा हो सकता है कि गैलन विथ्रो कभी मरा ही नहीं था, या फिर वो दोबारा से जिंदा हुआ है। जिन लोगों ने विथ्रो को देखा था वहाँ के लोग खुद कंफर्म करते हैं कि वो विथ्रो ही था। उसकी पावर्स, उसकी फाइट करने का अंदाज, सब कुछ विथ्रो वाला ही था। लेकिन सबसे अजीब चीज थी कि वो कुछ बोल नहीं रहा था। हालांकि ये सच है कि उसने वहाँ के लोगों की जान बचाई। विथ्रो की जिंदा होने की खबर सुनने के बाद आसपास की सभी पब्लिक जानना चाहती है सेंट पल और गवर्नमेंट से कि विथ्रो की मरने की खबर क्या लोगों से उन्होंने झूठ बोला था, या फिर ये सच है कि विथ्रो सच में दोबारा से जिंदा हुआ है। हालांकि इसके अलावा एक और बंदे के बारे में लोग जानना चाहते हैं जिससे जेन सोनाटा फाइट कर रही थी। क्या वो बंदा ह्यूमैनिटी के साथ है या फिर उसके अगेंस्ट। इसके साथ साथ अब सेंट पल और गवर्नमेंट को, पब्लिक को जवाब देना है कि आखिर विथ्रो जिंदा कैसे है। और इस सिचुएशन को रिव्यू करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीटिंग भी बिठाई जाएगी। इस खबर को न्यूज में सुनने के बाद मर्कस गेराल्ड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में जेम्स और बेन ये खबर सुनकर काफी ज्यादा खुश थे कि वहाँ पर बहुत कम ही लोग इंजर्ड हुए हैं, क्योंकि उस इंसिडेंट में मौजूद पत्थर जैसे दिखने वाले स्टोन्स ने वहाँ पर बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू किया है। जब जेम्स और बेन इसी इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे थे तो तभी वहाँ पर पर्ल आ जाती है, और पर्ल के साथ आए हैं उसके कुछ दोस्त जेन सोनाटा और जोई। उन दोनों को देखकर बेन जोई से हैंडशेक करता है अपना नाम बताते हुए, लेकिन जोई तो कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली बिहेव करती है और बेन के गले लग जाती है। सोनाटा के टोकने पर जोई बेन से अच्छे से हैंडशेक करती है, और अपना बेन थोड़ा सा नर्वस था तो इसलिए वो गलती से जोई को प्रीटी गर्ल की जगह पॉटी गर्ल कह देता है। जब जोई और बेन के बीच में काफी ऑकवर्ड सिचुएशन आ चुकी थी, वहीं जेम्स और सोनाटा अपने में प्रोफेशनल तरीके से मिलते हैं। फिर इसके बाद बेन पर्ल से पूछता है कि आखिर विथ्रो कहाँ पर है। इस पर पर्ल बताती है कि विथ्रो की हालत इस वक्त काफी ज्यादा खराब है, इसलिए वो ओल्ड मैन की लैब में है। इसके बाद जोई एक व्हाइट बोर्ड लेकर उनको वो सब बताना शुरू करती है जो उसने इवान के बेस में देखा। अभी तो जोई कुछ अच्छे तरीके से नहीं कह सकती, लेकिन वो खुद पर ही प्राउड कर रही है कि वो उस जैसी जगह से जिंदा बच के बाहर आ गई। और जो भी इवान और कैरल नाम की लड़की के बारे में जोई को पता चला, जोई उन सभी को बताना चाहती है, जो कि टॉप सीक्रेट होने वाला है। इससे पहले कि जोई उन लोगों को कुछ बता पाती, तभी वहां पर स्पीकर से एक ऑपरेटर जेम्स को बताता है कि एक बंदा है जो कि उनकी मीटिंग को ज्वाइन करना चाहता है। जेम्स उस बंदे को भगा देने के लिए बोलता है, क्योंकि इस वक्त वो लोग काफी ज्यादा बिजी है। लेकिन वो बंदा बताता है कि वो कैचअप मैन मतलब कि मर्ट डियोन है, जो सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को अवॉइड करते हुए आ रहा है, ये कहते हुए कि उसको मीटिंग ज्वाइन करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। और मर्ट डियोन पूरे चौड़ के साथ उन्हीं के रूम की तरफ बढ़ रहा है। अब यहाँ से हम देखते हैं माउंट युंगपो का सीन, जहाँ पर हमारा कांग एक जंगल में पत्थर के ऊपर बैठा हुआ था, और वहाँ भिखारी बाबा आकर पूछते हैं क्या सब कुछ ठीक तो है, कांग आखिर ऐसे अकेला क्यों बैठा हुआ है। इस पर कांग बताता है कि आजकल उसको अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही, वो अंदर से खोखला महसूस कर रहा है, जैसे कि वो अंदर से फ्रस्ट्रेटेड हो और कोई चीज उसको पुश कर रही है जबरदस्ती, और वो इस फीलिंग को कुछ नाम नहीं दे पा रहा। इस पर भिखारी बाबा थोड़े से हैरान थे, क्योंकि कांग के सेंसेस उसकी उम्र से जल्दी एक्टिव हो चुके हैं और वो अब कुछ भी बच्चों की तरह हरकतें नहीं कर रहा। और हम देखते हैं कि कांग और भिखारी बाबा की इन सभी बातों को वहाँ पत्थर के पीछे छिपा हुआ एक इनह्यूमन सुन रहा है। भिखारी बाबा को तुरंत सेंस हो जाता है कि यहाँ पर कोई है, और जैसे ही वह उस पत्थर के पास जाके देखते हैं तो वहाँ पर होता है एक मोटा सा खरगोश, जो कि भिखारी बाबा की तरफ देखकर कह रहा है कि क्या है बे बूढ़े, तेरे को कुछ काम है। और उस खरगोश के चले जाने के बाद वे समझ जाते हैं कि ये खरगोश ही था जिसकी मौजूदगी उनको सेंस हुई। एंड तभी कांग सुनता है कि पूरे माउंटेन में जूरी की आवाज गूंज रही है, जो कि कांग का नाम चिल्ला रहा है। और हम देखते हैं कि एकेडमी के रूफ पर जूरी कांग का नाम चिल्लाते हुए उसको यहाँ बुला रहा है, क्योंकि खाना रेडी हो चुका है और उसके ठंडा होने से पहले कांग उसको जल्दी खा ले, वरना वो उसको अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। एंड हम देखते हैं कि वो इनह्यूमन अब दूसरे पत्थर की तरफ दिख रहा था, और ये इनह्यूमन वही इनह्यूमन है जो कोरिया के एयरपोर्ट इंसिडेंट में दिखाई दिया था। वो इनह्यूमन वहां से टेलीपोर्ट कर जाता है और कांग को पता भी नहीं चलता कि कोई इनह्यूमन यहाँ पर उसकी जासूसी कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस इनह्यूमन पैन को, जो कि उसके यहाँ आने पर उससे पूछता है कि तुम्हें उसके बारे में क्या पता चला। लेकिन वो इनह्यूमन जो कांग की जासूसी कर रहा था वो बताता है कि कुछ खास पता नहीं चला। ये सुनने के बाद पैन गुस्से में
अपनी जगह से खड़ा होकर उसके पास आकर कहता है कि वेनेसिया, मैं तुमसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, तुम मुझे जवाब दो कि तुम्हें उसके बारे में क्या पता चला। अगर तुम ऐसे ही घूम घुमाकर बातें करते रहोगे तो मैं तुम्हें यही मार डालूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर मौजूद एक इनह्यूमन पैन को ये सारी हरकतें करने से मना करता है। अगर वेनेसिया ने आज का अपना काम पूरा कर लिया तो उसके पीछे मत पड़ो। अगर उसने बताया उसको कुछ पता नहीं चला तो उसको नहीं पता चलेगा, और वैसे भी वो हमारे साथ गद्दारी नहीं कर सकता। और देखने से लगता है कि व्हाइट कैप के साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो उसका ध्यान रख रहे हैं, लेकिन हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। तो अब से हम लोग अपने प्लान को स्टार्ट करेंगे, और बहुत हो गया अब उस व्हाइट कैप पे नजर रखना। तो अब हम लोगों को मारकर उन सभी को अपनी तरफ इंगेज करेंगे। तो पैन, अब से तुम्हारा काम है बी मौत और बाकी ह्यूमंस को एकजुट करके व्हाइट कैप को मारना, क्योंकि वो हमारे रास्ते का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल हो सकता है। मॉरल के ऑर्डर सुनने के बाद पैन वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डियोन को, जो कि मीटिंग रूम में आ चुका है। वो आते ही इन लोगों से कहने लगता है कि यहाँ पर किसी का फ्यूनरल थोड़ी चल रहा है कि तुम लोगों ने मुझे बुलाया नहीं। ये फ्यूनरल वाली बात सुनकर सभी लोग हैरान थे, और शायद से सोनाटा को डियोन की बात बुरी लग गई, तो इसलिए वे उसके सामने खड़े होकर कहती है कि तुम बिना परमिशन के सिक्योरिटी गार्ड्स को ऐसे इग्नोर करके यहाँ पर आ कैसे गए, पहले ये बताओ। बैन को लग रहा था कि ये लोग यहाँ पर लड़ाई करने वाले हैं, और जोई लड़ाई को बढ़ावा देते हुए कहती है कि जरूर ये अकेला बैठा बैठा बोर हो रहा था, तभी यहाँ पर आ गया हमसे मजे लेने के लिए। पर डियोन उससे पूछता है कि आखिर तू है कौन। फिर तभी डियोन के पीछे से रोज बाहर निकलकर कहता है कि माफ करना, हम ऐसे आए लेकिन कोई हमें अंदर आने ही नहीं दे रहा था। और दूसरी चीज, डियोन के पास उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है जो वह उनको बताना चाहता है कि जिससे सोनाटा की लड़ाई हुई थी, व्हाइट बकेट हैट वाला बंदा, शायद से डियोन उसको जानता है। इसके बाद सभी लोगों का ध्यान डियोन की बात पर होता है, जहाँ पर वह इन सबको बताता है कि वो व्हाइट बकेट हैट वाले पर्सन से तब मिला था जब नेदरलैंड के अंदर एक इनह्यूमन का डिस्ट्रक्शन चल रहा था, वो भी 2 दिन तक। और उस वक्त डियोन एक एक्टर था, तो इसलिए उसकी टीम नेदरलैंड आई थी उसकी फिल्म शूट करने के लिए। और क्योंकि वो इनह्यूमन डियोन और उसकी टीम को परेशान ना करे, तो डियोन खुद उस इनह्यूमन से लड़ाई करके उसको निपटा देता है। और उस इनह्यूमन को मारने के बाद ही डियोन की मुलाकात उस बंदे से हुई, जिसने डियोन के मास्क पहनने के बावजूद भी उसको पहचान लिया था कि वो कैचअप मैन एक्टर मर्ट डियोन है। इससे पहले कि डियोन अपना सवाल उससे पूछ पाता, तभी वो वहां से चला जाता है, ये कहते हुए कि वह डियोन के राज को राज रखेगा कि डियोन एक सुपर ह्यूमन है। उस नैगिंग फीलिंग को डियोन के अंदर छोड़ देने के बाद वह वहां से चला गया। इसके बाद पल डियोन को बताती है कि उस बंदे का नाम इवान है, और डियोन से इतनी काम की इन्फॉर्मेशन जानने के बाद वे सभी लोग उसको मीटिंग में ज्वाइन होने देते हैं। नेक्स्ट सीन हम डॉक्टर ओल्डमून की लेबोरेटरी का सीन देखते हैं, जहाँ पर वित्रो की बॉडी किसी चैम्बर के अंदर थी, और वहाँ पर कोई आकर कहती है कि अभी इसकी बॉडी को टच करना सेफ नहीं होगा। एंड इसके बाद अपनी लेबोरेटरी में आते हैं डॉक्टर ओल्डमून, और वो अपने सामने देखकर ही उसको पहचान जाता है कि जूही, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और हमें पता चलता है कि ये है जूही, जो कि जूरी की बड़ी बहन है। और वह डॉक्टर ओल्डमून को देखकर कहती है कि जब भी तुम किसी से बहुत टाइम बाद मिलो तो उससे ऐसे सवाल नहीं करते। एंड इसके बाद वे दोनों ही टेबल पे बैठकर कॉफी पीते हुए आपस में डिस्कस करते हैं, जहाँ पर जूही को लगता है कि डॉक्टर ओल्डमून उसके बिना काफी ज्यादा परेशान है, और उसका रीजन है वित्रो। खैर, जूही यहाँ पर डॉक्टर ओल्डमून को ये बताने के लिए आई है कि वे एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाना चाहती है। जैसे कि डॉक्टर ओल्डमून को अच्छे से पता है कि इंसानों के पास इनह्यूमंस को मारने का जरिया इकलौते सुपर ह्यूमंस है, सो इसी रीजन की वजह से वे लोग पूरे तरीके से सुपर ह्यूमंस पर डिपेंड है। और अब समय आ चुका है कि अब हम इंसान भी अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल करें, जो कि है हमारा दिमाग। हम एक ऐसी एडवांस साइंटिफिक डेवलपमेंट फोर्स क्रिएट करेंगे जो इनह्यूमंस को आराम से मार सकती है, और इसमें सबसे बड़ा रोल होने वाला है उनके बनाए जाने वाले वेपन्स। तो इसलिए उनका सबसे पहला फोकस होगा वेपन्स को इम्प्रूव करना, और साथ में जूही उन रिसर्चर्स को अपने साथ रखना चाहती है जो इस प्रोजेक्ट में सीरियस हो, और वे उन रिसर्चर्स को बिल्कुल अपने साथ नहीं रखना चाहती जिनका माइंड सेट है कि वे रिसर्च इसलिए करेंगे ताकि उनको गवर्नमेंट से पैसे मिल सकें। और ऐसे ही चंदू लोग पुरानी रिसर्च को दोबारा से दोहराते हैं, जिसकी वजह से कुछ नया ह्यूमन टेक तो देखने को नहीं मिलता। तो इसलिए जूही चाहती है कि उन रिसर्चर से बढ़िया तो उसका छोटा भाई ही उसकी टीम को ज्वाइन कर ले, क्योंकि वो तो एम्बिशियस तो है ही, साथ में काफी स्मार्ट भी है, और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि वो जूही का जो भाई है। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है, जो जूही के बॉस है वह उसको इस प्रोजेक्ट पर काम करने नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए जूही ने सोचा वे खुद इस पर सीक्रेटली काम करना चाहती है अपनी खुद की टीम के
के साथ। ओल्डमून अच्छे से समझ जाते हैं कि आखिर जूही का मतलब क्या है एंड इसके बाद जूही इस पॉइंट को साइड रखते हुए मेन पॉइंट पर आती है। तो जैसे कि उसने न्यूज में सुना था कि गैलन विथ्रो जिंदा है, ये सच है। इस पर डॉक्टर ओल्डमून बताते हैं कि सेंट पर्ल गैलन विथ्रो को नॉर्दर्न आयरलैंड से वापस लाई एंड उसने मुझे दे दिया। जब जूही सवाल करती है कि आखिर क्यों विथ्रो को रिकवरी कैप्सूल में रखा गया है, इस पर ओल्डमून बताते हैं कि विथ्रो ने नॉर्दर्न आयरलैंड में काफी ज्यादा स्ट्रगल किया है, तो ऑफ कोर्स उसकी बॉडी को थोड़ा तो रेस्ट चाहिए ही होगा। और साथ में विथ्रो की मेमोरीज पर भी काफी असर हुआ है। वो ना तो ये जानता है कि आखिर वे खुद कौन है और वो हमको भी नहीं पहचान पा रहा। और अभी इस वक्त उसकी मेंटल स्टेट काफी ज्यादा अजीब है, जैसे कि वो कोई बेबी हो। और जैसे कि डॉक्टर ओल्डमून को सेंट पर्ल ने बताया था कि विथ्रो एक्चुअल में मरा तो था लेकिन उसको दोबारा से जिंदा किया गया है, बोले तो रिबॉर्न। और रिबॉर्न होने की वजह से उसकी कोई भी पास्ट मेमोरी नहीं है। और जिस बंदे ने ये कांड किया उसका नाम इवान है। और अगर सच बोलूं तो जूही, मुझे सबसे ज्यादा पछतावा इस बात का है कि विथ्रो और पर्ल जैसे लोगों ने इतने सालों से हम जैसे लोगों की रक्षा करी और हमारे देश की, लेकिन जब उनको हमारी जरूरत पड़ी तो हम उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। इस पर जूही ओल्डमून से कहती है कि वो थोड़ा ठंडा पीकर अपने दिमाग को रेस्ट दे, क्योंकि यहाँ पर अब जूही आ चुकी है तो वे सब कुछ संभाल लेगी। वहीं मीटिंग में जेम्स की पूरी सिट्टी बिट्टी गुल थी। क्यों? क्योंकि उन सभी के सामने जोई गायब हो चुकी है। एंड जब जोई किसी ट्रांसपेरेंट सर्कल से बाहर निकलती है तो वे दोबारा से उन लोगों को दिखाई देने लगती है। और अगर देखा जाए तो जोई की ये एबिलिटी एज अ स्पाई उसकी काफी हेल्प करेगी। इसके बाद जोई उनको अपनी पावर्स एक्सप्लेन करती है कि वे पूरी तरीके से अपनी बॉडी को इनविजिबल नहीं कर सकती, बल्कि वो अपने ब्लड का इस्तेमाल करके एक सीक्रेट हिडन रूम सर्कल क्रिएट करती है। जब तक जोई उसके अंदर रहेगी तब तक किसी को वे दिखाई नहीं देगी, लेकिन जोई अगर उस सर्कल के बाहर गई तो सब लोग उसको देख सकते हैं। और सबसे वीक पॉइंट है इस एबिलिटी का, अगर जोई का कोई दुश्मन उस सर्कल के अंदर आ जाए तो वो भी इनविजिबल हो जाएगा और साथ में वो जोई को भी देख पाएगा। और अपनी इसी एबिलिटी का इस्तेमाल करके जोई उन लोगों को स्पाई कर रही थी। और सोनाटा को भी जोई की इस एबिलिटी पर बिलीव था कि वो इतने आसानी से तो पकड़ी नहीं जाएगी। इसके बाद जोई उन लोगों को दो चीजों के बारे में बताती है। पहला तो उनका जो बेस है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। जोई की ये बात डियोन को थोड़ी अटपटी लगती है। पहले तो उसने कहा उसको उनका बेस मिल गया है और अब वो कह रही है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस पर जोई बताती है कि वे लोग नॉर्दर्न आयरलैंड के कलमोर नाम के शहर से बाहर इकट्ठा होते हैं और वे लोग एक ब्लैक कलर के पोर्टल से बाहर निकलते हैं और साथ ही में उसके अंदर भी जाते हैं। तो इसका मतलब यही है कि वो ब्लैक कलर का पोर्टल ही उनका सीक्रेट बेस है, जिसको वो किसी भी जगह पर क्रिएट करके उसमें से आना जाना कर सकते हैं। इस पर पर्ल कहती है कि हो सकता है उनके पास कोई स्पेटियल एबिलिटी का इनह्यूमन हो। ये सुनकर सोनाटा को भी थोड़ी हैरानी होती है कि अगर एक ब्लैक पोर्टल उनका बेस है तो वे लोग तो उसको कभी भी किसी भी वक्त मूव कर सकते हैं। और साथ में जोई ये भी बताती है कि उस ब्लैक पोर्टल में से काफी ज्यादा एक डार्क एनर्जी उसको फील हुई। हालांकि जोई ने विथ्रो की मदद नहीं करी, लेकिन पता नहीं कैसे विथ्रो उस डार्क कलर के पोर्टल से बाहर आया। तो उस पोर्टल के बारे में विथ्रो को ही अच्छे से पता होगा। और उस पोर्टल के बाहर कई सारे इनह्यूमंस रहते थे जो उसको सिक्योर करते हैं। कभी कभार वो बाहर रहते तो कभी वो अंदर चले जाते। और जब भी वे लोग उस पोर्टल में से आना जाना करते तो उनके हाथ में एक ना तो एक ह्यूमन डेड बॉडी होती ही थी। सोनाटा बताती है कि इवान लोगों को मारकर उनकी बॉडी को दोबारा से जोड़ के अपना स्लेव बना लेता है और अपने इस प्रोसेस को करते वक्त उसने इतने सारे आयरलैंड के लोगों को मारा है कि वह गिन भी नहीं सकती। वहीं बैन भी इवान के बारे में सोच रहा था कि आखिर वो किस तरीके का साइको किलर है। इसके बाद जोई कैरल के बारे में बात करती है कि उसके पास स्ट्रेंथ नहीं है, वो बस एक नॉर्मल सी लड़की है जो वहाँ पे किसी से ज्यादा बोलती नहीं और इवान की म्यूटेड इनह्यूमंस हमेशा उसको प्रोटेक्ट करते। तो इससे ये बात तो साफ है कि वो जोई नाम की लड़की इवान के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा जोई ने इवान और कैरल के बीच की डिस्कस बातें भी सुनी, जहाँ पर जोई ने इवान को बताया था कि कोरिया में कई सारे लोग एक बड़ी फाइट के अंदर मरने वाले हैं। इसके बाद इवान जोई से पूछता है तो क्या कोरिया का सुपर ह्यूमन व्हाइट कैप भी उसमें मरेगा। इस पर जोई बताती है कि उसको थोड़ा ब्लरी दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके हिसाब से वो मर सकता है। और ये जानकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि जोई फ्यूचर देख सकती है और ऐसा हो सकता है कि इस वक्त कोरिया के अंदर कुछ बवाल चल रहा हो। इसके बाद पल उन सभी को बताती है कि ओपेरा इंसिडेंट के अंदर वो जोई से मिल चुकी है, जहाँ पर वो बाकी हॉस्टेजेस के साथ शिप में छिपी हुई थी। और ऐसा हो सकता है कि इवान भी उस वक्त जोई के साथ था जो लोगों के बीच में छुपा हुआ था
और मौका देखते ही उसने वित्रो की बॉडी चोरी कर ली। और जैसा कि जोई ने बताया कि कैरल की पावर है कि वे फ्यूचर देख सकती है, तो इसका मतलब कैरल को पहले ही पता था कि ओपेरा शिप में कई सारे लोग मरने वाले हैं, साथ में वित्रो भी। तो सीधे शब्दों में कैरल ने वित्रो का ध्यान भटकाया ताकि वो उसके साथ ना हो। और जब वित्रो मरा तो इवान ने वित्रो की डेड बॉडी चोरी कर ली। तो इसका मतलब है कि इवान कैरल की फ्यूचर प्रिडिक्शन एबिलिटी का इस्तेमाल करता है। सो इसी रीजन की वजह से कैरल इवान के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी ही पर्ल को डॉक्टर ओल्डमून का कॉल आता है एंड कॉल रिसीव करते ही डॉक्टर ओल्डमून पर्ल को बताते हैं कि वह डॉक्टर ओल्डमून की लेबोरेटरी में आ जाए, क्योंकि अब वित्रो को होश आ चुका है और वो थोड़ा बहुत ठीक है। और साथ ही में डॉक्टर ओल्डमून की एक स्टूडेंट भी यहाँ पर आई हुई है जो कि पर्ल से बात करना चाहती है। के बाद डॉक्टर ओल्डमून जूही की बात पर्ल से करवाते हैं, जहां पर जूही सबसे पहले तो पर्ल को अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है कि वो डॉक्टर ओल्डमून की एक पुरानी स्टूडेंट है। एंड फिर जूही वित्रो के बारे में बताती है कि वो उठ चुका है। डॉक्टर ओल्डमून ने जूही को वित्रो के बारे में बताया था कि वो अपनी पास्ट की मेमोरीज लॉस कर चुका है, लेकिन अभी जूही के हिसाब से उसको लगता है कि वित्रो को दोबारा से अपनी मेमोरीज याद आ चुकी है। लेकिन अभी के लिए पर्ल को उसकी बात माननी पड़ेगी ताकि वो लोग आने वाली मुसीबत से बच सकें। नेक्स्ट सीन हम कांग के स्कूल का देखते हैं, जहां पर सरजू बिरजू और कांग कैंटीन से कुछ स्नैक्स ले रहा होता है और वहां पर सरजू बिरजू को पे करने के लिए बोलता है क्योंकि लास्ट टाइम उसने पे किया था। एंड तभी ही कांग के हाथ से कोई उसकी ब्रेड को ले लेता है और हम देखते हैं वो होती है होंग, जो कि कांग को उस ब्रेड के लिए थैंक्स कहती है। लेकिन खाने के मामले में कांग उसको जाने नहीं देता और वहीं सरजू भी कांग को सपोर्ट कर रहा था कि इससे फटाफट से ले। और ऐसे ही मजाक मजाक में कांग और होंग का चेहरा एक दूसरे के सामने आ जाता है, जिसे देखने के बाद सरजू बिरजू को लग रहा था कि इन दोनों के बीच में कुछ होने वाला है। एंड होंग अपने हाथ को कांग के चेहरे के सामने लाके उसके चेहरे को नोच लेती है और उससे ब्रेड लेकर भाग जाती है। ये देखकर सरजू बिरजू डिसअपॉइंट होते हैं क्योंकि उनको लग रहा था कि वे लोग स्कूल में कोई सीन देख पाएंगे क्योंकि उनका क्रोम ब्राउजर चल नहीं रहा है ना। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कांग की क्लास को, जहां पर सभी बॉयज बैठे हुए थे जैसे कि कांग, क्वांग, चुल और सरजू बिरजू। एंड तभी उनके क्लास के अंदर चोटाई काफी गुस्से के साथ कांग को माँ की गाली देते हुए अंदर आ जाता है, ये कहते हुए कि वह इससे दोबारा से आर्म रेसलिंग करे। लेकिन इस पर कांग मना कर देता है क्योंकि चोटाई का हाथ इंजर्ड है, तो इसलिए सबसे पहले उसको रिकवरी करनी चाहिए। एंड वहां पर बैठा हुआ चोल चोटाई को टोंड मारने लगता है कि ये दोबारा से यहाँ पर हारने के लिए आ गया। चोल की इस बात को सुनकर चोटाई उसको भी माँ बहन की गाली देने लगता है। अबे गंडू गैंग के मेंबर, तेरी हिम्मत कैसे हुई गाली देने की? मेंबर नहीं, वाइस कैप्टन हूँ मादर भक्कर। जहाँ वे दोनों ही एक दूसरे को बिना टच करे गाली देते जा रहे थे, तो वहीं गुंगमू बिरजू के सामने खड़ा होकर कहता है कि अबे ओए मोटे, अपना ये हेयर स्टाइल चेंज कर। पहली बार किसी मोटे को दूसरे मोटे को मोटा कहते हुए सुन रहा हूँ, वाह। गुंगमू से डरकर बिरजू उससे कह देता है कि हाँ वो चेंज कर लेगा, लेकिन अंदर ही अंदर बिरजू सोच रहा था कि ये ककड़ी सी शकल का बिना चश्मे के ऐसा लगता है कि इसने अपने नीचे वाले काटकर आंखों में लगा लिए हैं। जब वे सभी लोग मिलकर आपस में बीसी करने में बिजी थे, तो तभी वहां पर सबसे बड़ा गंडू पार्क गंडू आ जाता है। एंड वह उनसे कह रहा था कि अब हमें दूसरी क्लास में जाना है, लेकिन वह लोग उसकी बात नहीं सुनते, तो वह अकेला ही वहां से जाने लगता है काफी सीरियस लुक में। और पीछे स्टूडेंट आपस में बात कर रहे थे कि ये बंदा स्कूल भी आता है क्या। तभी उनके क्लास में सारा और होंग आ जाती है, जहाँ पे होंग कांग को बताती है कि कांग टीचर ऑफिस चला जाए क्योंकि वहाँ पर टीचर कांग को बुला रहे हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टीचर ऑफिस का, जहाँ पर टीचर अपने सामने मौजूद एक बंदे को बताते हैं कि कांग के घर का नंबर डायल नहीं हो रहा है, तो शुक्र है कि आप ही यहाँ पर आ गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग कभी कभार छुट्टी मार लेता है और स्कूल भी काफी लेट आने लगा है। एंड हम देखते हैं कि टीचर कांग की कंप्लेंट जिस बंदे को कर रहे हैं वो होते हैं हमारे भिखारी बाबा। भिखारी बाबा कांग की तरफ से टीचर से माफी मांगते हैं कि भिखारी बाबा ने कांग को अच्छे डिसिप्लिन नहीं सिखाए, इसी वजह से वो ऐसा है। यही नहीं, अभी टीचर और सारी कंप्लेंट्स करने लगता है कांग की, जैसे कि अटेंडेंस वगैरह वगैरह। इसके बाद उस रूम के अंदर आ जाता है अपना कांग, जो कि अपने सामने देखकर कहता है कि भिखारी बाबा आप यहाँ पर। लेकिन जैसे ही भिखारी बाबा कांग को एकदम सीरियस होकर देखते हैं, तो कांग डरते हुए कहता है आई एम सॉरी ग्रैंडपा, आप यहाँ। तो हाँ, यहाँ पर भिखारी बाबा कांग के ग्रैंडपा बनकर आए हैं टीचर के सामने। एंड टीचर से मीटिंग अटेंड कर लेने के बाद वापस से भिखारी बाबा माउंट यूनपो जा रहे होते हैं। एंड कांग भी उनके पीछे पीछे आते हुए उनसे पूछ रहा था कि मैंने फर्स्ट टाइम आपको इस यूनिफॉर्म में देखा है, एकदम जॉन विक लग रहे हो आप इसमें। इस पर भिखारी बाबा बताते हैं कि हाँ, ये यूनिफॉर्म जूरी ने उन्हें सजेस्ट करी थी और हाँ, अब से जूरी कांग और उसके घर पर ही रहा करेगा क्योंकि माउंट यूनपो में उसका कुछ खास मन नहीं लग रहा है बिना टेक्नोलॉजी के। साथ ही जूरी ने भिखारी बाबा को ये भी बताया होता है कि कांग कुछ समय से काफी
हार्ड टाइम फेस कर रहा है। लेकिन कांग के स्कूल में आने के बाद भिखारी बाबा ने देखा कि वो तो काफी मजे करता है स्कूल में। इसका रीजन कांग बताता है उसके दोस्त, जो कि उसकी अब एक बड़ी फैमिली बन चुके हैं। तो अब कांग यहाँ क्या कर रहा है, स्कूल जाए, ये बात भिखारी बाबा बोलते हैं। कांग उनसे थैंक्स कहता है कि वे उसके स्कूल आए उसके पेरेंट बनकर। इस पर वे कहते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं, तुम और जूरी ऑलरेडी मेरी फैमिली का हिस्सा बन चुके हो, तो मैंने बस अपना फर्ज निभाया। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं माउंट युंगपो के माउंटेन्स को, जहां एकेडमी के अंदर ली और कुछ लोग मिलकर एकेडमी की सफाई कर रहे होते हैं, और साथ ही साथ ली और बाकी सभी को जूरी की भी बहुत याद आ रही थी। लेकिन आज का दिन ली को अच्छा नहीं लग रहा, उसको कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। एंड जैसे ही ली अपना सर ऊपर उठाता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि उनके आंखों के सामने आसमान में एक बहुत बड़े इनह्यूमन का चेहरा बना हुआ है, जो कि ऑब्वियसली वही है जो कांग को स्टॉक कर रहा था। वो इनह्यूमन इनहेल करते हुए अपने मुंह से सांस छोड़ता है, और उसके मुंह के अंदर थे कुछ इनह्यूमंस जो कि बाहर निकलकर आ जाते हैं ली और बाकी स्टूडेंट्स के सामने। और वहां पर ली और सभी स्टूडेंट्स निहत्ते थे उन सभी 5 इनह्यूमन के अगेंस्ट। वहां पर काफी स्कैरी फेस और अलग अलग तरह की पावर यूज करने वाले इनह्यूमंस थे, जिन्हें देखकर ली और बाकी स्टूडेंट डर के मारे फ्रीज हो जाते हैं, यहाँ तक कि अपना मुंह भी नहीं खोल पाते। उनमें से एक इनह्यूमन, जिसका नाम राफा है, वह कहता है कि आखिर तुम लोगों में से व्हाइट कैप कौन है। बाकी इनह्यूमन को भी कांग की मौजूदगी सेंस नहीं हो रही थी, तो वो बड़ा वाला इनह्यूमन उनसे कहता है कि यहाँ पर व्हाइट कैप नहीं है, तो अब दूसरी जगह देखा जाए। लेकिन राफा पूछता है कि अब इन इंसानों का क्या करें। सीमेन कहता है कि इनको मार डालो, वैसे भी इन लोगों ने हमें देख लिया है, तो ये व्हाइट कैप को हमारे बारे में बता देंगे कि हम उसको यहाँ पर मारने के लिए आए हैं। इसके बाद ली अपने आप को मोटिवेट करने के लिए अपने और भिखारी बाबा के कुछ मोमेंट्स को याद करता है, जहां भिखारी बाबा ने ली को फर्स्ट टाइम बताया था कि मार्शल आर्ट एक ऐसी कला है जिस पर इंसान अपने मॉरल बिलीफ्स पर चलता है। अगर तुम अपने डार्क पास्ट को भुलाकर अपने आज में जियोगे तो तुम्हारा आने वाला कल भी काफी अच्छा होगा। ये याद कर ली उन सभी स्टूडेंट्स से कहता है कि जब इस पूरी दुनिया ने हमें ठोकर मारकर भगा दिया था तो वो ही हमारा सहारा बने थे। ली की यह बात सुनकर वे सभी लोग समझ जाते हैं कि ली उनके फादर फिगर भिखारी बाबा की बात कर रहा है, क्योंकि उन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी भिखारी बाबा के साथ बिना किसी रिग्रेट के बिताई है, तो वे अंत तक उनके एकेडमी की रक्षा करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिटी में इनह्यूमन के आने का सायरन बजता है, जहां पर अपनी क्लास में बैठा हुआ कांग भी उस अनाउंसमेंट को सुन रहा था। ये सुनकर कांग चौंक जाता है कि माउंट युंगपो पर एक जायंट इनह्यूमन अपीयर हुआ है, और माउंट युंगपो पे तो भिखारी बाबा के स्टूडेंट्स हैं जो कि उसका सामना नहीं कर सकते। तो कांग तुरंत ही अपनी क्लास को छोड़कर वहां से भागता हुआ माउंट युंगपो की तरफ बढ़ता है, जिसे भागता हुआ होंग ने भी देख लिया। एंड वही सेम सायरन सिटी में भी अनाउंस हो रहा था कि माउंट युंगपो में एक जायंट इनह्यूमन अपीयर हुआ है। एंड ये सुनकर भिखारी बाबा अपने रेज में आने लगते हैं, क्योंकि वहां पर तो निहत्ते उनके स्टूडेंट्स हैं जो उस जायंट इनह्यूमन का सामना नहीं कर सकते। तो वे सिटी से माउंट युंगपो की तरफ काफी तेजी से भागते हैं। वहीं दूसरी तरफ माउंट युंगपो में एक स्टूडेंट उड़ता हुआ एकेडमी की तरफ फेंक दिया जाता है, और ये कारनामा सिर्फ एक ही पंच में उस गोरिल्ला इनह्यूमन ने किया था। एंड उस इनह्यूमन की पावर देखने के बाद बाकी स्टूडेंट डरने लगते हैं कि जैसा उसका हाल हुआ उनके भी साथ ना हो। ये देखकर ली काफी गुस्से में उस इनह्यूमन की तरफ टूट पड़ता है और उसकी आंखों को बंद कर लेता है उसका गला पकड़ के। एंड चिल्लाते हुए उन सभी स्टूडेंट से कहता है कि अभी ये बहुत अच्छा मौका है, सभी लोग यहाँ से भाग जाओ। लेकिन ये चीज उन लोगों को मंजूर नहीं थी कि उनके लिए ली अपनी जान दे रहा है। लेकिन ली उन सभी को बकवास ना करते हुए यहाँ से भागने के लिए कहता है, और वैसे भी ये उसका कर्तव्य है भिखारी बाबा को लेके, जो वे पूरा कर रहा है। एंड तब तक उस गोरिल्ला इनह्यूमन ने भी ली के हाथ को पकड़ लिया था। वहीं भिखारी बाबा अपनी फुल स्पीड के साथ माउंट युंगपो की तरफ बढ़ रहे थे, और वे देखते हैं कि वहां पर कांग भी मौजूद है, जो कि सेम उनकी ही तरह माउंट युंगपो की तरफ बढ़ रहा है। एंड वे दोनों ही अपनी पूरी एक्सट्रीम स्पीड के साथ माउंट युंगपो की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर तभी भिखारी बाबा को किसी का कॉल आता है, और वो कॉल था ली का। कॉल अटेंड करके वे ली से कहते हैं कि वे जल्दी ही माउंट युंगपो पहुंचने वाले हैं, लेकिन ली काफी घायल आवाज में उनसे कहता है कि वह यहाँ पर ना आए। तुरंत ही भिखारी बाबा रुक कर ली की पूरी बात सुनते हैं, जहाँ पे ली उनसे माफी मांग रहा था, क्योंकि वो भिखारी बाबा के एकेडमी
की रक्षा नहीं कर पाया। साथ ही ली के साथ के जितने भी डिसेबल्स थे वो सभी मारे जा चुके हैं। क्योंकि अब ली के पास भी ज्यादा समय नहीं बचा तो ली भिखारी बाबा से माफी मांगता है कि वह क्वांग सेक और म्योंगू की रक्षा नहीं कर पाया। और इसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर मौजूद सभी इनह्यूमन ने सभी स्टूडेंट्स को मार दिया होता है। अब यहाँ से हमें वो समय दिखाया जाता है जब ली ने उस गोरेला इनह्यूमन की आंखें बंद करी थी ताकि बाकी सभी लोग भाग सके। एंड ली सिर्फ यही कारनामा नहीं करता, वह एकेडमी के बाहर मौजूद लॉन्ड्री टीम से भी चिल्लाते हुए कहता है कि जो टीम लेक के पास कपड़े धो रही है वो एकेडमी ना आए। एंड लॉन्ड्री टीम ने उस जायंट इनह्यूमन के फेस को हवा में देख लिया था और वो लोग ली की वजह से बच गए। ली ने नंबर 1 डिसेबल होने का अपना फर्ज निभा लिया है। एंड साथ ही ली उनको एक काम की इंफॉर्मेशन भी देता है कि वो लोग कांग को मारना चाहते हैं। एंड साथ ही उन लोगों को ये भी पता है कि कांग ही व्हाइट कैप सुपर ह्यूमन है। और क्योंकि माउंट युंगपू पर उनको कांग नहीं मिला तो अब वो लोग कांग के स्कूल के ऊपर अटैक करने वाले हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सिमियोन नाम का गोरेला इनह्यूमन ली की तरफ बढ़ रहा था उसको मारने के लिए। उसके हाथों से मरने से पहले ली अपने आखिरी शब्द भिखारी बाबा से कहता है, जब इस दुनिया में मेरे साथ कोई नहीं था तो आप ही मेरे फादर बनकर मेरे को सही डायरेक्शन दिए, इसलिए मैं आपको मास्टर नहीं बल्कि फादर कहना चाहता हूँ। एंड ली के लव यू फादर कहते ही भिखारी बाबा को ली के साथ बिताए गए सभी पल याद आते हैं। इसके बाद भिखारी बाबा फ्लैशबैक याद करते हैं अपने और ली का, जहाँ पर उन्होंने ली को एडवाइस दी थी कि अगर तुम अपने अंदर नफरत रखोगे तो तुम अपने ही जैसे अच्छे लोगों से भी नफरत करोगे और वो लोग तुम्हारी नफरत को देखकर बाकी लोगों से नफरत करेंगे। तो इसलिए अगर तुम्हें कभी भी लगे तुम अकेले हो, तुम ये बात भूलना मत कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। एंड इसके बाद वो सिमियोन नाम का इनह्यूमन ली को वहीं पर मार डालता है। अपने मोबाइल में ली के आखिरी शब्द सुनने के बाद भिखारी बाबा सोच रहे थे आखिर वो क्या चीज है जिससे मैं खुद को मास्टर कह सकूं। एंड वे गुस्से में अपने मोबाइल को तोड़ देते हैं और कांग से कहते हैं कि अब वो लोग वापस से स्कूल जा रहे हैं क्योंकि अब वो इनह्यूमन कांग के स्कूल पर अटैक करने वाले हैं। वहीं दूसरे सीन में सरजू बिरजू क्लास की विंडो के बाहर देखकर एकदम से चौंक जाते हैं क्योंकि वहां एक बहुत बड़ा इनह्यूमन था जो काफी जोरों से चिल्लाता है और उसके मुंह से बाहर निकलते हैं वही 5 इनह्यूमन जिन्होंने माउंट युंगपो पर अटैक किया। और अब उन लोगों का अगला टारगेट है व्हाइट कैप का स्कूल। इसके बाद वो फनगॉइड नाम का ब्लू कलर का इनह्यूमन अपने कई सारे क्लोन्स बनाता है और यहाँ पर भी इनका मिशन साफ है, वे लोग व्हाइट कैप को ढूंढेंगे और जब वो उनको मिला तो वो साथ मिलकर उसको मार डालेंगे। और अगर व्हाइट कैप अपने आप को उनसे छिपा रहा है तो वह व्हाइट कैप को बाहर निकालने के लिए इन सभी इंसानों को मार डालेंगे और उन लोगों को बीमस के आने से पहले व्हाइट कैप को ढूंढना होगा। एंड जैसे ही सिमियोन चिल्लाता है तो उसकी दहाड़ सुनकर सभी बच्चे डर जाते हैं एंड स्कूल में भगदड़ फैल जाती है। वहीं छोटा है पार्क गंडू के साथ ही सब कुछ देख रहा था और उनके बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। जब सभी इनह्यूमन के क्लोन्स पूरे स्कूल को घेर लेते हैं तो सभी बच्चों के पास कोई भी जगह नहीं बचती यहाँ से जिंदा बच के भागने की। इसके बाद सभी इनह्यूमन दीवार पर चढ़कर खिड़की से क्लास के अंदर आने लगते हैं। एंड इससे पहले कि वो स्टूडेंट्स को हार्म पहुंचा पाते तभी वहां आसमान से कोई आकर एक इनह्यूमन की चटनी बना देता है। एंड बाकी इनह्यूमन्स का भी ध्यान उस जगह पर जाता है कि आखिर वहां क्या हुआ और हम देखते हैं कि जो बंदा आसमान से आकर उस इनह्यूमन की चटनी बना देता है वो होता है अपना कांग, जो कि दूसरे वाले इनह्यूमन के पास जाकर ही उसको एक ही पंच से निपटा देता है। एंड तीसरे वाले को भी निपटा देने के बाद चौथा वाला एकदम उसके सर के ऊपर था लेकिन वह उसके सर को पकड़कर दीवार में धंसा के एक बड़ा सा होल कर देता है ताकि वो स्कूल के अंदर जा पाए बच्चों को बचाने के लिए। और कांग की पावर देखने के बाद सिमियोन और बाकी इनह्यूमन समझ जाते हैं कि यही व्हाइट कैप है। वहीं स्कूल के अंदर एक लड़की के सामने एक इनह्यूमन था जिससे सरजू बिरजू और बाकी सभी लोग डर रहे थे कि आखिर वे उसका सामना कैसे करें उस लड़की को बचाने के लिए। एंड इससे पहले कि वो इनह्यूमन उस लड़की को खा पाता तभी वहां पर कांग आकर उसको रोक देता है और कांग को उस इनह्यूमन को मारते हुए देख सभी लोग शॉक्ड थे, क्या वो लोग कोई सपना तो नहीं देख रहे, क्योंकि अभी उन सभी के सामने कांग ने एक इनह्यूमन को मारा। वहीं स्कूल के बाहर रापा नाम का इनह्यूमन अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करता है जो उसकी बॉडी से रेड कलर की लाइट निकल रही थी वो पूरे स्कूल को कवर कर लेती है। एंड रापा के ऐसा करते ही उस लाइट से कनेक्ट होने वाले सभी लोग एक ड्रीम वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं जहां सरजू बिरजू और कांग के सभी दोस्तों को कांग के सामने सभी इनह्यूमन मिलकर एक एक करके मार डालते हैं और कांग कुछ भी नहीं कर पाता सिवाय देखने के। उस इनह्यूमन के स्पेशल अटैक को रोकने के लिए भिखारी बाबा उन 5 इनह्यूमन के पास पहुंचते हैं। एंड भिखारी बाबा की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि सिमियोन ने उनको आते हुए देख लिया लेकिन इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाता भिखारी बाबा रापा के पास पहुंचकर उसको किक मारकर उसकी पावर को डीएक्टिवेट कर देते हैं जिससे कि अब रापा अपनी उस रेड कलर की लाइट का यूज नहीं कर पाता। एंड वह अपनी टायर को ढीली करते हुए कहते हैं
हैं कि तुम लोगों ने मेरे होते हुए मेरे स्टूडेंट्स को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की। इस पर रापा उनसे कहता है कि मुझे उन लोगों के माइंड के साथ खेलने में मजा आया। इस पर भिखारी बाबा कहते हैं कि ये काफी अजीब बात है कि तुम जैसे इनह्यूमन बात कर पा रहे हैं हम इंसानों की तरह। खैर मुझे तो इससे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं तुम लोगों से अपना हिसाब बराबर करूंगा। भिखारी बाबा अपनी टाई उतारते हुए कहते हैं कि इन जैसी कीड़ों को मारकर भिखारी बाबा को कोई भी पछतावा नहीं होने वाला। एंड तभी ही सिमियोन काफी तेजी से उनके पीछे आ जाता है। इससे पहले कि वो अटैक कर पाता, भिखारी बाबा बिना अपनी जगह से हिले बैक किक उसके फेस पे मारते हैं, जिससे कि उसका फेस पिचक चुका था। एंड जब वे अपना स्पेशल अटैक उसके सर पर करने ही वाले थे, उससे पहले सिमियोन उस अटैक से बचकर पीछे हट जाता है। एंड फिर वो बड़े से जॉ वाला इनह्यूमन आकर भिखारी बाबा को बस खाने ही वाला था, लेकिन वो भी सिमियोन की तरह ही अपनी बॉडी वेट का इस्तेमाल करके खुद को उससे बचा लेते हैं। एंड साथ ही उसके शोल्डर पर किक मार के उसके शोल्डर को चीर देते हैं। और ये उनके नकली पैर का कमाल है। लेकिन जब भिखारी बाबा आसमान में थे तो तभी उनके ऊपर एक सरप्राइज पंच मारा जाता है दूसरे इनह्यूमन के हाथों, लेकिन उन्होंने उस पंच को भी ब्लॉक कर लिया था। भाई सच में 1 वर्सेस 5 कर रहा है ये बंदा अकेले। वहीं दूसरी तरफ स्कूल के बच्चे वापस से होश में आने लगते हैं, जिनके दिमाग को रापा ने इल्यूजन दिखाया था मारने का। हॉन्ग को होश आ रहा था एंड ये देखकर कांग उसके सामने आकर पूछता है क्या वो ठीक तो है। एंड कांग बाकी सभी को सही सलामत देखकर हॉन्ग को रोना आ रहा था, क्योंकि अभी उसने एक इल्यूजन देखा था जहां पर सभी लोग उसके सामने मारे जा चुके हैं, लेकिन अब तो यहाँ पर सब कुछ ठीक है। और यही सेम इल्यूजन सरजू बिरजू को भी दिखा था। एंड इसके बाद जब वहां पर और भी सारे इनह्यूमंस आ रहे थे तो कांग अपनी व्हाइट कैप पहन लेता है उन सभी स्टूडेंट्स के सामने। और ये देखकर उन सभी को हैरानी हो रही थी कि उनका भुक्कड़ दोस्त कांग, उनका व्हाइट कैप सुपर ह्यूमन है। एंड तैयार होकर कांग उन सभी से कहता है कि मैं यहाँ पर किसी को भी मरने नहीं दूंगा। वहीं भिखारी बाबा की फाइट में वह सोच रहे थे कि मैंने उस गोरेला वाले इनह्यूमन को एक क्रिटिकल हिट दिया था उसके फेस पर, एंड उस हिट के बाद भी वो मेरे सेकंड अटैक को डॉज कर पाया। एंड इसके अलावा इन सभी इनह्यूमन की ड्यूरेबिलिटी भी काफी ज्यादा है, तो इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वे अपना 10 का दम लगाकर इस गेम को यहीं पर खत्म करेंगे। इसके बाद रापा भिखारी बाबा से कहता है कि जो उसका नकली पैर है उसके अंदर कोई स्पेशलिटी है, क्योंकि वह भिखारी बाबा के अंदर के बॉडी के ऑरा को महसूस कर पा रहा है, जहां पर उसका नकली पैर भी उसके ऑरा से ढका हुआ है, जिससे कि उसके अटैक और भी ज्यादा शार्पली इफेक्ट होते हैं। और हाँ, रापा को भिखारी बाबा एक इंटरेस्टेड पर्सन लगा, लेकिन वो यहीं पर भिखारी बाबा को मार डालेगा। एंड उसके मुंह से धमकी सुनने के बाद वे कहते हैं कि अगर तुम कीड़ों के अंदर सच में इतना दम है तो करके देख लो। वहीं दूसरी तरफ यूएसए में मीटिंग में अटेंड के सभी लोग हैरान हो जाते हैं जब पल उनसे कहती है कि वो कोरिया जाने वाली है व्हाइट कैप की मदद करने। और ये हिस्ट्री में पहली बार होने वाला है कि एक कंट्री का सुपर ह्यूमन दूसरे कंट्री के सुपर ह्यूमन की मदद करेगा। एंड डियोन के हिसाब से अगर इवान का सामना व्हाइट कैप से हुआ तो हो सकता है कि वह उसको भी अपने साथ ले जाए। तो पर्ल के फैसले पर डियोन सहमत है। फिर पर्ल जेम्स को एक काम भी देती है कि वह जाकर ओल्ड मून के लैब में जाके वित्रो से बात करें, एंड साथ ही में जूही से भी, क्योंकि पर्ल के पास समय नहीं बचा कि वह जूही से बात कर पाए, तो ये काम जेम्स करेगा। इसके बाद पर्ल सभी को 2 टीम में डिवाइड करती है, जहां जोई, रोज, बेन और डियोन अमेरिका में रहेंगे, और जो टीम कोरिया जाएगी व्हाइट कैप को सपोर्ट करने के लिए वो होने वाली है पर्ल खुद और साथ में जेन सुनाटा। इसका मतलब पर्ल और जेन दोनों ही कोरिया निकल चुके हैं अपनी एक्सट्रीम स्पीड के साथ। और ये पैनल देखने के बाद मुझे एक कैरेक्टर याद आया। Look at me. यहाँ से हम दोबारा स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक स्टूडेंट को इनह्यूमन खाने ही वाला था, लेकिन वहां आकर कांग उस इनह्यूमन को वहीं पे रोक देता है। इसके बाद उस स्टूडेंट की नजर कांग पर जाती है, जिसकी व्हाइट कैप को देखकर वो समझ चुका था कि ये है कौन, लेकिन उसको सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि उसके सबसे फेवरेट सुपर ह्यूमन ने आकर उसकी जान बचाई। वहीं कांग दूसरे फ्लोर में जाते हुए सोच रहा था कि इस पूरी बिल्डिंग के अंदर इनह्यूमन फैल चुके हैं 30 या 40 के अराउंड कुछ, और सबसे ज्यादा इनह्यूमन फर्स्ट से लेके 3rd फ्लोर में है। लेकिन सबसे ज्यादा कांग को इनह्यूमन की प्रेजेंस फील हो रही है, वो है उनका स्पोर्ट एरिया, क्योंकि यहाँ पर कांग को अकेले ही सभी बच्चों को बचाना है, तो वह उन जगह पर सबसे पहले जाएगा जहाँ उसकी जरूरत है। वहीं स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंदर कई सारे बच्चे चिल्ला रहे होते हैं, क्योंकि वहां पर एक नहीं बहुत सारे इनह्यूमंस थे और उन्होंने तो कुछ बच्चों को मार भी डाला था। इसके बाद उनकी नजर जाती है उस सेंटर वाले इनह्यूमन पर, जहाँ पर कई सारे इनह्यूमन मिक्स होकर एक शेप ले रहे हैं, एंड वे सभी इनह्यूमन मिक्स होकर एक स्ट्रॉन्ग इनह्यूमन बनते हैं, जहाँ पर वो पहले से स्ट्रॉन्ग और उसके मुंह के अंदर ज्यादा टेंटिकल
टेंटिकल्स है। एंड जैसे ही वे इनह्यूमन चिल्लाते हुए अपने टेंटिकल से उन बच्चों पर हमला करते हैं, तभी खिड़की तोड़कर कांग उस स्टेडियम के अंदर आ जाता है और उन सभी इनह्यूमंस के टेंटिकल्स पकड़कर अपनी तरफ खींचकर सिर्फ अपना एक पावरफुल पंच उन पर हिट करता है, जिससे कि जितने भी इनह्यूमंस उन बच्चों पर अटैक कर रहे थे वो कांग के एक ही पंच से निपट जाते हैं। साथ ही में वो फ्यूज्ड इनह्यूमन भी। वहां पर मौजूद एक लड़का कांगो के चेहरे को देखकर पहचान जाता है कि ये तो वही है जिसको चोटाई बुली कर रहा था। एंड इसके बाद वहां पर बचे हुए कुछ इनह्यूमंस को जल्दी जल्दी कांग खत्म कर रहा था। एंड वहां के इनह्यूमंस को फिनिश करने के बाद कांग की आंखें वाइट हो चुकी थी। इसका मतलब कि वो अपनी इंसेंस्ड पावर को अवेकन कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम स्कूल के बगल में ही इंचियोन एयरपोर्ट का सीन देखते हैं, जहां एक बंदा फ्लाइट से एयरपोर्ट उतरता है और वहां देखकर उसको काफी हैरानी हो रही थी कि उसको तो एयरपोर्ट के अंदर लोग दिखाई ही नहीं दे रहे, मतलब एक भी इंसान वहां पर नहीं था। लेकिन वो जल्दी ही समझ जाता है कि इसका कारण है इनह्यूमन अलर्ट, और हम देखते हैं कि वो बंदा होता है इवान, जो कि कोरिया आ चुका है कांग की बॉडी ले जाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ स्कूल के 3rd फ्लोर के अंदर एक इनह्यूमन ने मैथ टीचर को बहुत बुरी तरीके से घायल कर दिया था, लेकिन मैथ टीचर तो खुद को सैक्रिफाइस करके बाकी बच्चों को बचा रहा है ताकि वो लोग यहाँ से भाग पाए, क्योंकि वो सभी स्टूडेंट्स को अपनी बेटी की तरह मरने नहीं देगा जो इनह्यूमन इंसिडेंट में मरी थी। इससे पहले कि वो इनह्यूमन मैथ टीचर का सर उखाड़ कर खा पाता, तो तभी ही उस इनह्यूमन के फेस पर कोई अपनी जिम जैकेट फेंकता है, और जिसने ये काम किया था वो होता है पार्क गंडू, जो कि अपनी जैकेट से उस इनह्यूमन के चेहरे को पूरा ढक देता है। चोटाई और बाकी गंडू गैंग को भी पार्क को ये करते हुए देख लेती है। एंड पार्क चोटाई से कहता है कि वह इस इनह्यूमन को खिड़की की तरफ धकेले ताकि ये खिड़की से बाहर गिर जाए। एंड चोटाई ऐसा ही करता है, लेकिन चोटाई की पावर इनफ नहीं है इस इनह्यूमन को फेंकने के लिए। फिर पार्क पूरी गंडू गैंग को ऑर्डर देता है कि वह उसकी मदद करें, एंड फिर पूरी गंडू गैंग मिलकर उस इनह्यूमन को खिड़की की तरफ धकेलने लगती है, जिससे कि वो इनह्यूमन गिर तो जाता है, लेकिन गिरते हुए वह अपने बड़े से टेंटिकल से पार्क के हाथ को पकड़ लेता है, जिससे कि उसको सहारा मिल जाता है वापस ऊपर आने का। और उस इनह्यूमन के वेट की वजह से पार्क के हाथ को बहुत बड़ा झटका मिला था, लेकिन जैसे ही वो इनह्यूमन दोबारा से ऊपर आता है तो वह पार्क को पूरे तरीके से रैप कर लेता है, जिससे कि उसकी बॉडी के अंदर की हड्डियां टूट रही थी। एंड पार्क लगभग मौत की कगार पे था। और यहाँ से पार्क अपने फ्लैशबैक को याद करता है, जहाँ पर पार्क अपने फादर के साथ सनसेट देख रहा था, जहाँ उसके फादर उससे पूछते हैं क्या उसको भूख लग रही है। पार्क उनको मना कर देता है, बट उसकी पेट की आवाज ने उनको सब कुछ बोल दिया था। एंड जब पार्क के फादर उसको कुछ खिलाने के लिए ले जा रहे थे, तो तभी हम देखते हैं कि पार्क के फादर का लेफ्ट हैंड नहीं है, जस्ट लाइक अ सेंस। पार्क के फादर उससे पूछते हैं क्या वो अपनी मदर को देखने चलेगा। पार्क को भी अपनी हॉस्पिटल में मौजूद मदर की याद आ रही थी, लेकिन वो मना कर देता है ताकि उसके फादर परेशान ना हो। उसके फादर उसके सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि तुम बाकी बच्चों की तरह अपनी फीलिंग्स शेयर क्यों नहीं करते हो, और देखना एक ऐसा वक्त भी आएगा कि तुम खुलकर अपने फादर से फीलिंग्स शेयर करोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि किसी के घर पे आग लग चुकी है और उस घर के अंदर कोई मौजूद था जो जोरों से चिल्ला रहा था ताकि कोई उसको बचा ले। एंड पार्क के फादर डिसाइड करते हैं कि वह उस घर के अंदर जाएंगे उसकी जान बचाने के लिए, क्योंकि अगर फायर फाइटर्स को यहाँ पर आने में 2 मिनट से भी कम समय लगा तो वो बंदा तो जलकर मर जाएगा। तो इसलिए पार्क के फादर उसको यहीं पर उनका वेट करने के लिए कहते हैं। पार्क अपने अंदर ही अंदर सोच रहा था कि प्लीज डैड वहां मत जाओ, लेकिन बाहर से वो अपने फादर से कहता है ओके। एंड इसके बाद जब पार्क ने अपने फादर को खो दिया तो लोगों के बीच में र्यूमर्स फैले कि पार्क के फादर एक फायर फाइटर थे जिन्होंने किसी और को बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया, और पार्क अब तक बिना अपनी फैमिली के बड़ा हुआ है। एंड जब पार्क ने फर्स्ट टाइम स्कूल के अंदर व्हाइट कैप के बारे में सुना तो वो भी चाहता था कि वो भी उसकी तरह एक सुपर ह्यूमन बने। एंड एक दिन जब पार्क स्कूल की छत पर लेटा हुआ था तो तभी ही पूरी सिटी में इनह्यूमन का अलर्ट आता है, और वहाँ पार्क स्कूल की छत पर बैठा अपने सामने देखता है व्हाइट कैप को, जो कि अपना मास्क पहनकर लोगों की जान बचाने के लिए चला जाता है उस इनह्यूमन से। एंड उसी दिन के बाद से पार्क ने डिसाइड किया कि उसके पास सुपर पावर हो या ना हो, लेकिन वो लोगों को बचाएगा, क्योंकि पार्क के फादर भी एक ऐसे ही इंसान थे। उस इनह्यूमन ने पार्क की गर्दन को इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि वो बस मरने ही वाला था, लेकिन तभी ही वहाँ पर कोई काफी स्पीड के साथ आकर उस इनह्यूमन के सर पर अपनी गन टारगेट करके सभी लोगों से कहता है कि वह अपने कान बंद कर लें। एंड उस गन से निकलने वाली सुपरसोनिक से उस इनह्यूमन का काम वहीं पे तमाम था। इसके बाद बी की नजर जाती है घायल बैठे पार्क की तरफ, जहां वह अपनी मैकेनिक आई से उसकी बॉडी स्कैन करता है, और वहां उसको पता चलता है कि पार्क को कई जगह पे इंजरीज है और उसकी हड्डियां भी टूट चुकी है। इसका मतलब कि वो ढंग से खड़ा भी नहीं हो सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि पूरे स्कूल के अंदर मिलिट्री भी आ जाती है जो कि लोगों को बचा रही है, और अब तक उन लोगों ने बी के साथ मिलकर 3 इनह्यूमंस को मार दिया है। जब भी सभी स्टूडेंट्स को यहाँ से जल्दी से जाने के लिए कह रहा था तो तभी पार्क बी से कहता है कि वह उसके साथ मिलकर इन इनह्यूमन के अगेंस्ट लड़ना चाहता है,
बट बी उसको समझाता है कि उसकी इंटरनल ऑर्गन्स काफी ज्यादा डैमेज है, इस समय उसको रिकवरी करनी चाहिए अपनी, तो इसलिए उसको दूसरों से ज्यादा अपने बारे में सोचना चाहिए। लेकिन तभी पार्क बी के पैर को पकड़कर कहता है कि प्लीज मुझे अपने साथ लेके चलो, मैं भी तुम लोगों की तरह अपनी जान को रिस्क पर डालकर लोगों को बचाना चाहता हूँ। एंड पार्क की ये बात सुनकर सभी लोग हैरान थे। इसके बाद कांग ने एक और इनह्यूमन को मारकर बाकी स्टूडेंट्स को बचा लिया। हालांकि उस इनह्यूमन के हाथों ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट्स मर चुके थे और उस जगह पर मौजूद क्वान चुल भी था, जो कि व्हाइट कैप के चेहरे को देखकर पहचान जाता है कि ये तो उसका कांग है। और वहीं कांग जाता हुआ सोच रहा था कि अब स्कूल के अंदर 10 और इनह्यूमंस है। वहीं दूसरी तरफ हम स्कूल के बाहर की फाइट देखते हैं, जहाँ पर वो स्पाइक जो वाला इनह्यूमन अपनी बॉडी से कई सारे स्पाइक्स निकालकर भिखारी बाबा की तरफ शूट करता है एंड उनको उसी जगह पर बिजी रखने के लिए वह गोरेला वाला आकर उनके फेस पर पंच मारने वाला था, लेकिन वह उस पंच से बचकर उसके फेस पर काउंटर अटैक पे किक मारते हैं। लेकिन इतने समय में वो स्पाइक्स भिखारी बाबा के काफी करीब आ चुके थे, लेकिन वह अपनी एक्सट्रीम स्पीड से उस स्पाइक से बच तो जाते हैं, लेकिन उस इनह्यूमन की क्रिटिकल हिट की वजह से एक स्पाइक भिखारी बाबा के शोल्डर में जा चुकी थी और फिर वह उसको शोल्डर से बाहर निकालकर दोबारा से फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं वह सोच रहे थे कि स्पाइक वाले इनह्यूमन ने मुझ पर तब हमला किया जब मैं थोड़ा इसके पास के डिस्टेंस में था, तो इसका मतलब अगर मैं इसके पास गया तो तभी ये अपनी स्पाइक्स मुझ पर थ्रो करेगा। एंड इस चीज का फायदा उठाकर उस गोरिल्ले वाले ने उन पर अटैक करने का ट्राई किया, लेकिन वो सफल ना हो सका। लेकिन मानना पड़ेगा ये गोरेला वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये मेरे 2 हिट्स को सरवाइव कर चुका है। लेकिन सबसे बुरी चीज जो भिखारी बाबा इस फाइट में महसूस कर रहे हैं कि उनको चक्कर आ रहे हैं, और ये चक्कर उनको जिस इनह्यूमन से आ रहे हैं वो है रापा। रापा के इस पावर की वजह से भिखारी बाबा इस फाइट में फुल फोकस नहीं दे पा रहे हैं। एंड वही रापा भी उनकी तरफ देख सोच रहा था कि अचानक से इसकी आईज व्हाइट कैसे हो गई। तो इसका मतलब जब भी ये अपनी स्पीड या स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करता है तो इसकी आंखें व्हाइट हो जाती है। और तो और ये बूढ़ा अब पहले से घायल है, तो इसको मारना अब आसान होगा, ये बात रापा कहता है। एंड इसके बाद सिमियोन पूरी पावर के साथ भिखारी बाबा के ऊपर टूट पड़ता है। एंड इसके बाद भिखारी बाबा और सिमियोन की पावर से वो पूरी जगह प्रेशर से झूम उठी थी। और रापा तो भिखारी बाबा से इम्प्रेस था, क्योंकि वो उन तीनों के अगेंस्ट अब तक फाइट कर पा रहा है, मेंटली भी और फिजिकल भी। इसके बाद हम देखते हैं इवान को, जो कि एयरपोर्ट से स्कूल पहुंच चुका है और वो वहां दूर से उस फाइट के प्रेशर को फील कर पा रहा था। और उसको सबसे ज्यादा देखकर यह हैरानी थी, क्या ये अकेला सुपर ह्यूमन अकेला उन तीनों इनह्यूमन से फाइट कर रहा है। एंड वो रापा को भी देखता है वहां पर, जिसकी पावर और ऑरा इवान को अट्रैक्ट करती है। और वो ये बात जानते हैं कि इन तीनों अकेले इनह्यूमन की प्रेजेंस बाकी सुपर ह्यूमन से काफी ज्यादा है, लेकिन तब भी उसको इससे ज्यादा प्रेजेंस किसी और के आने की हो रही है। जब इवान के साथ का आया हुआ इनह्यूमन उससे पूछता है क्या वह अकेले इन सभी मैटर को संभाल ले, तो इवान उसको मना कर देता है, क्योंकि अभी सही समय नहीं है इस सिचुएशन में इवॉल्व होने का। क्योंकि इस बार उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि इस बार वो इवॉल्व हुए इस मैटर में तो वो लोग मारे जाएंगे, क्योंकि इवान धीरे धीरे करके यहाँ पर किसी की प्रेजेंस फील कर रहा है, जो यहाँ पर जल्दी ही आती होगी। सो या इसी के साथ मैं इस पार्ट का एंड करता हूँ। और तुम लोगों ने अब तक पिछली वीडियो के अंदर लाइक एम कंप्लीट नहीं किया, लेकिन तब भी मैंने लंबी वीडियो लाने का ट्राई किया है। लेकिन इस बार तुम इस वीडियो के अंदर 1 के लाइक्स कंप्लीट कर देते हो तो मैं डेफिनेटली 1 हॉर की वीडियो बनाऊंगा सुपर ह्यूमन की। एंड लेट्स सी कि तुम लोग इतना तो कर ही पाते हो ना, क्योंकि मैं भी अपने पोटेंशियल को पुश कर रहा हूं। तो तुम लोग ज्यादा कुछ नहीं, बस लाइक कर देना और कमेंट भी कर सकते हो अगर तुम्हें इस पार्ट के अंदर कोई भी मोमेंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा हो तो। खैर अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए सायोनारा।